नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, आज हम जिन अधिकारों और समानताओं को बहुत आम मानते हैं, उनकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। आज हम 19वीं सदी के भारत में चले उस सुधार के जबरदस्त दौर को समझेंगे कि कैसे कुछ बौद्धिक चिंगारियों ने शुरुआत की और कैसे वो अंततः जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादिता के खिलाफ ठोस कानूनों में बदल गईं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत की, फिर बंगाल की कट्टरपंथी आवाज़ों की, उसके बाद पश्चिमी भारत के सुधारकों की, फिर हम देखेंगे कि ये संस्थाएं कैसे बनी और टूटी, और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर के वैधानिक सुधारों तक का सफर तय करेंगे। चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत। और इसकी पहली चिंगारी उठी थी बंगाल से। जब भी हम इस दौर की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, राजा राम मोहन राय। पूरी दुनिया उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जानती है। इनकी रफ्तार देखिए, 1809 में इन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में गिफ्ट टू मोनोथियस्ट्स लिखी, फिर 1814 में आत्मीय सभा बनाई, और इसी मजबूत नींव पर 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा खड़ी कर दी, जिसे आज हम सब ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि ब्रह्म समाज सिर्फ किताबों या बंद कमरों की बहस तक सीमित नहीं था। ये लोग असल जमीन पर काम कर रहे थे। इन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की इतनी पुरजोर वकालत की कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित करना पड़ा। और हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह के विज्ञान को जमकर बढ़ावा दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बंगाल की कट्टरपंथी आवाजें। जैसे जैसे ये लहर आगे बढ़ी, 1820 के दशक के अंत तक एक बिल्कुल नया वैचारिक जागरण शुरू हो गया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का एक बहुत ही मशहूर कथन है। उन्होंने इस नए दौर के युवाओं को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा। वो बात कर रहे थे यंग बंगाल आंदोलन की। इस आंदोलन का नेतृत्व हिंदू कॉलेज के एक बेहद युवा और ऊर्जावान शिक्षक हेनरी विवियन डेरोजियो कर रहे थे। ये युवा फ्रांसीसी क्रांति से इतने प्रभावित थे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ही इनके नए आदर्श बन गए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। यंग बंगाल आंदोलन की मांगें, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता और ज्यूरी द्वारा सुनवाई, वैचारिक रूप से तो बहुत मजबूत थीं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा किताबी था। आम जनता से उनका कोई सीधा जुड़ाव नहीं था। वहीं दूसरी तरफ थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो जानते थे कि असली बदलाव सिस्टम के अंदर घुसकर ही आ सकता है। 1850 में संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य बनते ही उन्होंने सीधा एक मास्टर स्ट्रोक चला। कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मणों के लिए भी खोल दिए। और देखिए, जमीन पर काम करने का क्या गजब का नतीजा निकला। विद्यासागर ने बेथ्यून स्कूल के जरिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, स्थानीय भाषा में नई गद्य शैली बनाई, और उनके इसी अथक संघर्ष का सीधा परिणाम था 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये उस वक्त के हिसाब से कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी वैधानिक जीत थी। चलिए, अब आते हैं भाग 3 पर। बंगाल से अब हम चलेंगे पश्चिमी भारत की ओर, जहां ये आंदोलन महाराष्ट्र तक पहुंचकर कुछ नए रंग रूप ले रहा था। यहाँ सबसे पहला नाम आता है बालशास्त्री जांभेकर का, जिन्हें हम मराठी पत्रकारिता का जनक मानते हैं। इन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अखबारों में कितनी ताकत होती है। इन्होंने 1832 में दर्पण और 1840 में दिग्दर्शन शुरू किया और बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी भी बनाई। इनका मकसद साफ था, ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद को चुनौती देना और आम जनता में एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना। वैसे एक रोचक तथ्य ये भी है कि वो एल्फिंस्टन कॉलेज में हिंदी के पहले प्रोफेसर भी थे। उसी दौर में पश्चिमी भारत में एक और बड़ा कदम उठाया गया। 1849 में दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने परमहंस मंडली बनाई। अब सोचिए, उस समय खुलेआम जाति व्यवस्था को चुनौती देना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर था। इसीलिए इस मंडली को शुरुआत में एक गुप्त संस्था के रूप में काम करना पड़ा। छुपकर ही सही, लेकिन इन्होंने पुणे और सतारा में अपनी शाखाएं फैलाईं और जातिगत नियम तोड़ने का जबरदस्त साहस दिखाया। आप जरा इन दोनों संगठनों के तरीकों को देखिए।
परमहंस मंडली तो गोपनीयता पर निर्भर थी, लेकिन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने जो प्रार्थना समाज बनाया, उसका रास्ता एकदम अलग था। उन्होंने अपने कट्टर सामाजिक सुधारों को महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय भक्ति संप्रदाय के साथ जोड़ दिया, और यही उनकी अपार सफलता का राज बना। 1870 में जब महादेव गोविंद रानाडे इससे जुड़े तो इसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। हमारा चौथा हिस्सा है सामाजिक परिवर्तन को संस्थागत बनाना। जाहिर सी बात है, जब आंदोलन बड़े होते हैं तो उनके अंदर वैचारिक मतभेद भी होते ही हैं। और ऐसा ही हुआ उस ब्रह्म समाज के साथ जिसने ये पूरी लहर शुरू की थी। वैचारिक मतभेद के कारण एक महान विभाजन हुआ। एक तरफ थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो तत्वबोधिनी सभा के जरिए केवल हिंदू धर्म की सीमाओं के भीतर रहकर बदलाव चाहते थे। इसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। दूसरी तरफ थे केशव चंद्र सेन, जो अंतरजातीय विवाह जैसे ज्यादा कट्टर या रैडिकल विचारों का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने बंगाल से बाहर निकलकर भारतीय ब्रह्म समाज का विस्तार किया। लेकिन इतिहास में कभी-कभी बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। केशव चंद्र सेन, जो बाल विवाह के इतने मुखर विरोधी थे, उन्होंने ही 1878 में अपनी 13 साल की बेटी का विवाह कूच बिहार के महाराजा से कर दिया। इस एक घटना ने संगठन में भूचाल ला दिया। इससे नाराज होकर आनंद मोहन बोस और शिवचंद्र देव ने विरोध में एक अलग, साधारण ब्रह्म समाज ही बना डाला। अब हम आते हैं आज की चर्चा के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, अंबेडकर और वैधानिक सुधार। ये वो समय है जब विचारधारा सीधे कानून में बदलने लगी। 20वीं सदी आते आते डॉक्टर BR अंबेडकर ने साफ कर दिया कि भाई, अब सिर्फ वैचारिक बहसों से काम नहीं चलेगा। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उनका सीधा मकसद था दलितों में आत्मसम्मान जगाना। और जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक सुधार को एक बेहद निडर राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। फिर आता है 1932 का साल, जो हमारे संवैधानिक इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ कम्युनल अवार्ड था, जो दलित वर्गों के लिए एकदम अलग निर्वाचक मंडल चाहता था। दूसरी तरफ हुआ पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर के बीच का वो ऐतिहासिक समझौता। इसमें संयुक्त निर्वाचक मंडल को तो रखा गया, लेकिन हाशिए के समूहों के लिए आरक्षित सीटों में बहुत बड़ी वृद्धि कर दी गई। और वो आरक्षित सीटें बढ़कर कितनी हो गई? 147। जरा सोचिए इस नंबर के असर को। प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित कर दी गईं। इसने पहली बार हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व सीधे तौर पर भारत के राजनीतिक ढांचे के अंदर हमेशा के लिए पक्का कर दिया। अब देखिए, दशकों पहले जो मुहिम शुरू हुई थी, उसने कैसे पक्के कानूनों का रूप ले लिया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने विशेष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। 1937 के हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम ने महिलाओं को आर्थिक आज़ादी दी, और आज़ादी के बाद 1954 के हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम ने भी एक बड़ा बदलाव लाया। इस पूरी प्रक्रिया ने उस पुराने प्रणालीगत भेदभाव की जड़ें पूरी तरह से काट कर रख दी। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। इन 19वीं सदी के सुधारकों के प्रयास आज भी हमारे समानता के संघर्ष को कैसे दिशा देते हैं? सच कहूं तो आज न्याय और समानता की जो इमारत हम देख रहे हैं, वो इन्हीं शुरुआती लोगों के अथक और बेमिसाल साहस की नींव पर टिकी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।